भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। बहुत लोगों के तरह मेरे को भी ये समझ में नहीं आया कि अमृत महोत्सव क्या है। हम भारतीय संस्कृति में यदि अध्ययन करते हैं धर्मशास्त्र का, हिंदू रीति रिवाजों का, यदि मनु की संहिता को भी देखते हैं तो उसमें 4 वर्ण हैं। पहला 25 वर्ष, 50 वर्ष और 100 वर्ष। 25 वर्ष को ये मान लेते हैं कि वो सिल्वर जुबली है, कि वो चांदी की तरह तप के वाइट हो जाता है। गोल्डन जुबली का मायना ये है कि वो 25 से 50 तक अपना पूरा कर लेगा और 50 से 75 तक वो अपनी सारी जिम्मेदारी निपटा करके, और 75 साल जब हो जाता है तो उसको संन्यास दिया जाता है। तो क्या ये भारत की जनता को संन्यास देने के लिए है? दूसरा, जहाँ तक अमृत की बात है, मैंने कोशिश की पढ़ने का, आइंस्टीन को भी पढ़ा, न्यूटन को भी पढ़ा, जितने भी ज्ञात एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उनको भी पढ़ा, लेकिन अभी तक आदमी को अमृत नहीं मिला। पॉइजन में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइजन साइनाइड है। अमृत एक कपोल कल्पना तक है, कथाओं तक है। इसका कोई भौतिक आधार अभी तक नहीं मिला है। यदि अमृत भारतीय कथाओं में मध्यकाल में ये जोड़ा गया था कि समुद्र मंथन में अमृत मिला है, अमृत मिला है, अमृत मिला है तो देवताओं को मिला है। तो देवताओं ने भी अमृत चखा होता तो आज देवता जिंदे मिलते। मैं भारत के करीब करीब नेशनल हाईवे पे घूम चुका, कहीं भी मेरे को कोई देवता घूमता नजर नहीं आया। इसका मतलब ये केवल कहानी किस्सों तक मनोरंजन की चीज़ें हैं, और ये 2 शब्द अभी तक नहीं मिले हैं, एक अमृत और एक पार्श्वपत्तर, जिसको ये कहते हैं कि उसको छूने से सोना हो जाता है। साहित्य हम सुकरात से लेके अब तक पढ़ते आए हैं, लेकिन अब ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसी क्या खुशी की आ गई कि इन 75 साल में भारत ने क्या प्रोग्रेस कर ली, जिस प्रोग्रेस से कि इतनी बड़ी खुशी मनाई जा रही है। हाँ, ये ज़रूर है, आदमी की जब डेथ हो जाती है तो उस पर जो छिड़कने वाला गंगा जल है उसको हम ज़रूर कहते हैं कि वो जिससे कि अगली दुनिया में चला जाए, और अगली दुनिया किसी ने देखी नहीं है। अब सवाल ये है कि 15 अगस्त 1947 से का हम अध्ययन करते हैं तो हमें थोड़ा 15 अगस्त 1947 से पहले जाना पड़ेगा, जिसमें हमें एक डॉक्यूमेंट मिला है। और वो आप डॉक्यूमेंट देखिए, ये बहुत डिटेल और विस्तार के साथ ये कहता है, और ये 1853 में लिखा गया एक डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट, 1853 में लिखा गया है, जिसमें लिखा है कि भारत में स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया जाने वाला इतिहास इतना विकृत है कि यदि हमारी सरकार होती तो हम इन पोथियों को, इन किताबों को जला देते और ऐसे इतिहास लिखने वाले इतिहासकारों को हम कड़ी सजा देते। ये बात अंग्रेजों ने 1853 में 1857 की क्रांति से पहले लिखी थी, जो आज भी सही है। फिर अंग्रेजों ने जो 15 अगस्त की तारीख तय की है कि 15 अगस्त को भारत को आज़ाद करेंगे, उससे पहले तो जून 1946 की बात थी, नहीं, उससे 1948 में आज़ादी देने की बात थी। 15 अगस्त कैसे तय की? 15 अगस्त तय करने वाला लॉर्ड माउंटबेटन था,
और 15 अगस्त को जो दिन तय किया गया था, 15 अगस्त को मित्र राष्ट्रों की सेनाओं में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए थे, और बम गिराने से जो जापान ने आत्मसमर्पण किया, वो उसकी पहली वर्षी थी कि अणुबम डालने से जनता को जो आत्मसमर्पण किया गया, उस वर्षी के दिन को भारत की आज़ादी का दिन बताया गया, जिसके ऊपर आज जगह जगह झंडे बांट रहे हैं। इज्जतदारों के भी झंडे लग रहे हैं, गरीबों के भी झंडे लग रहे हैं, अपराधियों के भी झंडे लग रहे हैं, चोर चुंगों के भी झंडे लग रहे हैं, कोर्टों पर भी झंडे लग रहे हैं और जेलों पर भी झंडे लग रहे हैं। और जो संविधान में वर्णित है जो झंडे की परंपरा, उसको ठुकरा कर शायद इस महोत्सव के अवसर पर जितने झंडे की बेइज्जती की जाएगी, उतनी बेइज्जती कभी नहीं होगा। आखिर में इन झंडों का क्या इस्तेमाल होता है, एक डस्ट की तरह पहुंचने के काम में ये झंडे आएंगे। इससे तो प्राचीन काल ही इच्छा था कि आदिवासियों का एक देवता, जिसको गणेश कहते हैं, हर एक का टोटम होता है, झंडा एक प्रतीक होता है, भारत की एक शान होती है। झंडा देखते ही पता चल जाता है कि ये इंडिया का है। गणेश ने अपने सिर की जगह अपने टोटम, जो कबीले का टोटम था, हस्ती कबीले का जो मुखिया था, अपने सिर पे रखा। और हम यहाँ तक इस झंडे की दुर्दशा करने के लिए आ गए। ये आरएसएस द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है जो चला है। अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर हमने क्या सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक बढ़ोतरी की है 15 अगस्त के बाद। दोस्तों, 15 अगस्त की आज़ादी नहीं थी। इसके ऊपर कल भी मैंने आपको बताया था, और YouTube पर मेरा चैनल है इतिहास की दृष्टि में, गणेश बेरवाल सीकर के नाम से, जिसमें आपको 100 से ज़्यादा उसमें एपिसोड आपको मिल जाएंगे। मैंने इसको पूरा डिटेल के अंदर बताया है कि भारत की आज़ादी का मायना है किसी भी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र कर देना। स्टाफ वही है, पाठ्यक्रम वही है, जगह वही है, बिल्डिंग वही है, कोई फ़र्क नहीं है। कलर का फ़र्क है, सफ़ेद चमड़ी चली गई, उसकी जगह काली चमड़ी आ गई, और हमें ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि भूखे पेट आप नाचिए क्योंकि हम बड़े आदमी हैं। और राजनीतिक परिवर्तन इतना ही हुआ है, कांग्रेस की जगह बीजेपी आ गई। बीजेपी को लाने वाली भी कांग्रेस थी। सामाजिक तौर पर हम देखें तो उस समय भी जातिवाद था। ये बात भारत अंग्रेज में जब आए तो उस किताब में उन्होंने लिखा है कि हिंदू शासक मुसलमान शासक को कैसे देखता था, मुसलमान शासक हिंदू शासक को कैसे देखता था। ये कट्टरता बढ़ी है। 1947 में लाखों कुर्बानियाँ आपस में एक दूसरे ने भाई से भाई को मारा है, और उसके बाद आज फिर यहाँ सांप्रदायिक आधार पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के नाम से कत्लेआम भी होने की नौबत आ रही है। एक दूसरे के ऊपर सबसे बड़ी बात है कि अविश्वास बढ़ा है, जातिवाद बढ़ा है, घटा नहीं है। अभी आज के अखबारों में सबसे बड़ी सुर्खियाँ ये हैं कि स्कूलों के अंदर टीचर्स अपना पानी पीने का घड़ा अलग रखते हैं, स्टूडेंट्स अलग रखते हैं, और स्टूडेंट्स ने गलती से मास्टर का, अध्यापक के घड़े को छू लिया और उसको इतना पीटा, आंतरिक चोट से उसकी डेथ हो गई। इससे ज़्यादा शर्मनाक दुनिया में कुछ नहीं है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है हमें बिल्कुल एक गुलाम बनाने की तरफ चली गई। सांस्कृतिक तौर पर यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ मोबाइल संस्कृति आई है। मोबाइल विदेशी माल है जो यहाँ बिकता है। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस की जगह बीजेपी आ गई, इतना ही अंतर है। और हमारे जो नारे लगाते थे पहले आर्थिक तौर पर इस मुल्क में, ये मुल्क गरीबों का नहीं है, ये मुल्क गरीबों के लिए नहीं है। गरीबों के लिए होता तो मूल अधिकार में लिखते कि हर बेरोजगार नौजवान को योग्यता के अनुसार नौकरी पाने का अधिकार है, जिससे कि उसका वो अपराध की तरफ नहीं जाए, वो समाज को विकृत नहीं करे, और उसको निःशुल्क चिकित्सा भी हो, निःशुल्क शिक्षा भी हो, निःशुल्क उसके आवास की भी व्यवस्था हो। हमारे पास इतनी बड़ी संपदा है। इसलिए देशी रियासतों पर अंग्रेजों ने जो हुकूमत की, जो नीति अपनाई, वही नीति
आज राजनीतिक पार्टियों की है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। अंग्रेज जिंदे हैं, फिर एक नया संग्राम की शुरुआत करनी पड़ेगी। सिर्फ नारे बदले हैं। हम कांग्रेस के समय कहते थे टाटा बिरला हो बर्बाद, आज टाटा बिरला की जगह अडानी और अंबानी आ गए। भारत की आज़ादी में इतना ही है, गरीब के पेट में दाना नहीं गया। इसलिए ऐसे जनता के साथ जो मखौल उड़ाए जा रहे हैं, ये मखौलों पर और जो प्रचार पर पैसा खर्च किया जा रहा है, कृपया विकास की तरफ ध्यान दीजिए। अन्यथा दुनिया में कोई ये समझे कि जनता नहीं समझती, जनता सब कुछ समझती है, जनता सब कुछ कर सकती है। और ये ऐसा नहीं हो कि आपका आखिरी वक्त हो। ये केवल एक चुनावी जो तरीका है, किस ढंग से पार्लियामेंट्री प्रोसेस को भ्रष्ट किया गया, और आज एक श्रृंखला जो प्रचारों के अंदर जो चलाई गई अमृत महोत्सव के ऊपर कि किसका क्या योगदान रहा। आप देखिए कि इससे ज़्यादा गुलामी क्या होगी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का आर्थिक भार और सेकेंड वर्ल्ड वार का आर्थिक भार भारत से लिया गया। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा 550 रियासतों का था, उन रियासतों को अंग्रेजों ने चूसा, और अंग्रेज जो भारत को छोड़ के गए उसको पूंजीपति चूस रहे। तो क्या हमेशा 75 साल गुजर गए, भारत हमेशा दर्शक ही रहेगा या अपने पैरों पर खड़ा होगा? ये आने वाले वक्त का सवाल है, ये भविष्य का सवाल है। इसके लिए मैं भविष्य के लिए छोड़ता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।